हेलो नमस्कार सत श्री अकाल एंड मैरी क्रिसमस टू एवरीवन जो भी मेरे इस चैनल को देख रहा है। इन दिस सीरीज ऑफ रीलर्निंग एंड रिवाइजिंग provisions of income tax act 1961 and trying to understand yet to introduce income tax act 2025 हम करने वाले हैं आज चैप्टर 2 बेसिस ऑफ चार्ज। चैप्टर 2 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज किसी भी कंट्री के सिटीजन्स के लिए अगर हमें टैक्स लाइबिलिटी पता करनी है तो सबसे पहले उन सिटीजन्स का रेजिडेंशियल स्टेटस हमें पता होना चाहिए, स्कोप ऑफ टोटल इनकम हमें पता होना चाहिए, वही हमें चैप्टर 2 बताता है। सबसे पहले सेक्शन 4 की बात करेंगे जो इस चैप्टर का पहला सेक्शन है। सेक्शन 4 बात करता है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स की। तो चार्ज ऑफ इनकम टैक्स में ये कहा गया है दैट इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली आपकी इनकम पर उन रेट्स के अकॉर्डिंगली टैक्स चार्ज किया जाएगा जो रेट फाइनेंस एक्ट में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। सेकंड पैराग्राफ बात करता है दैट जो इनकम टैक्स आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा दैट वुड बी चार्ज ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब है ग्रोस टोटल इनकम में से जब आप डिडक्शंस माइनस कर देंगे रिमेनिंग जो टोटल इनकम होगी उस पे आपके ऊपर इनकम टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो ली जाएगी। थर्ड पैराग्राफ बात करता है दैट अगर आपकी किसी भी तरीके की क्रेडिट जो आपके अकाउंट में आया है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, अगर उसका रियल पार्ट एक जो करेक्टर है वो इनकम का है तो उसके ऊपर भी आपसे इनकम टैक्स चार्ज किया जा सकता है। एनी एडिशनल इनकम टैक्स का मतलब यहाँ पे है इनकम टैक्स शैल ऑल्सो इंक्लूड एनी इनकम टैक्स। एडिशनल इनकम टैक्स का मतलब हो गया दैट आपसे सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये भी चार्ज किए जा सकते हैं। इफ दिस एक्ट प्रोवाइड दैट इनकम टैक्स इज टू बी चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ अ पीरियड अदर देन टैक्स ईयर इट शैल बी चार्ज अकॉर्डिंगली। अगर एक्ट कहता है दैट आपकी सिर्फ करंट टैक्स ईयर की इनकम के ऊपर ही नहीं लेकिन आपकी पिछली जो टैक्स ईयर्स हैं उनकी इनकम के ऊपर भी हमें टैक्स कलेक्ट करना है तो वो भी सेक्शन 4 के अंडर कलेक्ट किया जा सकता है। For the income chargeable under this section, income tax shall be deducted or collected at source or paid in advance as provided under this act। तो जो ये 5 नंबर पॉइंट है इसमें बात की गई है मोड ऑफ कलेक्शन की। इनकम टैक्स आपसे कलेक्ट किया जा सकता है टीडीएस के तौर पे, टीसीएस के तौर पे, एडवांस टैक्स के तौर पे, सेल्फ असेसमेंट के तौर पे। तो सेक्शन 4 जो है वो चार्जेबिलिटी सेक्शन है जिसके बिना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 5 पे जो बात करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम की। और इस सेक्शन को पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ना। तो सेक्शन 5 को फॉर द टाइम बिंग हम पेंडिंग की लिस्ट में रखेंगे और हम सीधा जंप करेंगे सेक्शन नंबर 6 पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का सेक्शन है, सेक्शन 6 दैट डील्स विद रेजिडेंशियल स्टेटस। तो सबसे पहले हमें सेक्शन 6 में ये जानकारी होना ज़रूरी है दैट इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये है सेक्शन 6 जो बात करता है रेजिडेंस इन इंडिया की। और जो मैं यहाँ पर सेक्शन नंबर बोल रही हूँ दैट इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 2025 विच इज येट टू बी इंट्रोड्यूस्ड। ये इनकम टैक्स बिल का एक्सट्रैक्ट है जिसमें से हम ये रीड आउट कर रहे हैं। तो सेक्शन नंबर 6 रेजिडेंस इन इंडिया की बात करता है। तो हमने यहाँ पर देखा दैट इनकम टैक्स के लिए हमारे जो पर्सन्स हैं उनकी डेफिनेशन वाइडर है। पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल, एचयूएफ फर्म, कंपनी, एजेपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स आ जाते हैं। तो जहां पर भी वर्ड पर्सन यूज किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में दैट मीन्स ये सारों की बात वहां पर की गई है। तो अब आते हैं हम इनकम टैक्स एक्ट के इनकम टैक्स बिल के एक्सट्रैक्ट पर जो ये कहता है 6(1) यानी कि 6 सबसेक्शन 1 कहता है रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया इन टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन शैल बी डिटरमाइंड एज द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। तो किसी पर्सन का अगर आप रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना चाहते हैं चाहे वो फर्म हो, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, तो वो सेक्शन 6 बताएगा। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 6(2) पर। सेक्शन 6(2) कहता है कि ये वाली कंडीशंस जो हैं अगर आप इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल करते हैं, एनी वन कंडीशन अगर आप इनमें से फुलफिल करते हैं तो आप इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे। तो लॉ की लैंग्वेज को इजी तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पीपीटी तैयार की है जिसको हम देखेंगे। सेक्शन कहता है दैट अगर आप इंडिया में रहे हैं, अगर आप इंडिया में रहे हैं 182 डेज यानी कि करंट टैक्स ईयर में अगर आप 182 डेज या उससे ज़्यादा रहे हैं तो आप रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल करेंगे। लेकिन अगर आप ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में सेकंड कंडीशन पे आ जाइए। अब ये सेकंड कंडीशन कहती है दैट अगर आप 182 डेज नहीं रहे तो करंट टैक्स ईयर में 60 डेज या क्यूमुलेटिवली 365 डेज इन प्रोसीडिंग
जो आपके पिछले 4 साल हैं उसमें आप इंडिया में रहे होने चाहिए, तो आप रेजिडेंट माने जाएंगे। अगर आप दोनों कंडीशन में से कोई भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दोनों कंडीशन में से कोई भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में जाएंगे। ये हमें कहता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। अब अगर हम आगे प्रोविजन पे आते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 पे, तो वो कहता है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2B शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लीव्स इंडिया इन एनी टैक्स ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। तो इसका मतलब क्या है, पीपीटी में देखेंगे। पीपीटी कहती है दैट आप सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली अगर इंडिया के सिटीजन हैं और इंडिया आपने छोड़ा था फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेज आउटसाइड इंडिया, या फिर आप क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप हैं और आप इंडियन सिटीजन हैं, तो सेक्शन 6(2)B की कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी। उन केसेस में आपको करंट टैक्स ईयर में 60 + 365 डेज वाली कंडीशन नहीं देखनी है, आपको इंडिया में 182 डेज रिसाइड करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, नहीं तो आप नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में चले जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 पर। सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 जो है वो लॉ की लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे तो लॉ कहता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली 2B की कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5 इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पे जो इंडिविजुअल इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब हो गया आपके फादर, फोर फादर्स या आपके ग्रैंड फादर जो हैं वो 1947 से पहले वाले इंडिया में बॉर्न हुए हैं, तो उस केस में आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। एंड हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन एनी टैक्स ईयर। जो जनरली पर्सन इंडिया का सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडिया से बाहर रहता है, लेकिन वो किसी और पर्पस के लिए यानी घूमने फिरने के लिए, शादी के ओकेजन के लिए या किसी भी पर्पस के लिए सिर्फ इंडिया में विजिट पे आया है, तो उस केस में सेक्शन 2B की कंडीशन अप्लाई नहीं होंगी, प्रोवाइडेड आप सबसेक्शन 5 की बात करते हैं। तो सबसेक्शन 5 कहता है कि ऊपर दिया गया पर्सन यानी जो सबसेक्शन 4 में बस पर्सन बताए गए हैं, अगर उनके टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज इनकम, तो आप 60 डे की जो प्रोविजन है उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे विन 120 डेज। तो इसका मतलब क्या हो गया दैट अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 कहता है अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया विजिट कर रहे हैं, तो उस केस में आपके लिए जरूरी है ये चीज देखना दैट क्या आपकी इनकम 15 लाख से एक्सीड कर रही है। अगर आपकी इनकम 15 लाख से एक्सीड कर रही है और आप इंडिया में 120 डेज रहे हैं करंट टैक्स ईयर में, क्योंकि अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर वाली जो टर्म है वो खत्म कर दी गई है, तो करंट टैक्स ईयर में अगर आप 120 डेज रहे हैं एंड 365 डेज रहे हैं तो ही आप इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे। इसका मतलब जो सेक्शन 6(2)B में आपको प्रोविजन बताई गई थी 60 + 365 डेज, उसमें इन 60 डेज को सब्सटीट्यूट कर दिया गया है विद 120 डेज। तो इंडिया का सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट पे आया है, इनकम 15 लाख से ज्यादा है, 120 दिन + 365 डेज की प्रोविजन आपको क्यूमुलेटिवली 4 डेज में 365 डेज और 120 डेज जो है करंट टैक्स ईयर में सेटिस्फाई करनी जरूरी है इन ऑर्डर टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 पे जो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2 इफ इंडिविजुअल इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, तो उनके जो नंबर ऑफ डेज हैं वो इस मैनर में कैलकुलेट किए जाएंगे जो मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है। अब आ जाइए सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 जो कि डीम्ड रेजिडेंट का सेक्शन है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 डीम्ड रेजिडेंट का सेक्शन है जो ये कहता है दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 to 6 2 सबसेक्शन से लेके सबसेक्शन 6 तक जो मर्जी प्रोविजन दी गई हूँ, इंडिविजुअल को इंडिया का रेजिडेंट तब माना जाएगा अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम, और वो इनकम पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में टैक्सेबल नहीं है, तो हम सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंगली उस पर्सन को इंडिया का रेजिडेंट मानकर उस पर टैक्स लगाएंगे। लेकिन इसके लिए जो प्रायर कंडीशन है वो ये है दैट पर्सन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 की एप्लीकेबिलिटी के लिए इंडिविजुअल जो है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं है तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 आप पे नहीं लगेगा, और ये सारी कंडीशंस को आपको क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करना जरूरी है, यानी इंडिया का सिटीजन प्लस इनकम एक्सीडिंग 15 लाख प्लस आपकी वो इनकम के ऊपर किसी भी
कंट्री में टैक्स नहीं लगा होगा तो आप डीम्ड रेजिडेंट माने जाएंगे एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 7। और सेक्शन 6 सबसेक्शन 8 कहता है कि दिस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल इवन इफ इंडिविजुअल इज नॉट अट्रैक्टिंग प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 टू सबसेक्शन 6। अगर आप सबसेक्शन 2 से लेके सबसेक्शन 6 में ऑलरेडी रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तब आपके ऊपर सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 नहीं लगेगा। अदरवाइज आपके ऊपर सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंगली रेजिडेंट की लाइबिलिटी जो है वो एप्लीकेबल हो जाती है। अब आ जाइए सेक्शन 6 सबसेक्शन 9 पे। इंडिविजुअल के केसेस में सिर्फ हमारे पास केसेस क्या थे, दैट अगर आप 3 प्रोविजंस हैं, अगर आप 182 डेज इंडिया में रहे हैं करंट टैक्स ईयर में तो आप रेजिडेंट हैं। अगर आप 60 डेज करंट टैक्स ईयर, 365 डेज क्यूमुलेटिवली 4 प्रोसीडिंग ईयर में रहे हैं तो आप रेजिडेंट हैं। लेकिन आप इंडिया के सिटीजन हैं और आप एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं या क्रू मेंबर है इंडियन शिप के, तो उस केस में आपको 182 डेज की प्रोविजन को फुलफिल करना जरूरी है इन ऑर्डर टू बी रेजिडेंट। या फिर अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम और अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो उस केस में 120 प्लस 365 डेज की प्रोविजन आपको फुलफिल करनी जरूरी है इन ऑर्डर टू बी रेजिडेंट। दूसरी कैटेगरी ऑफ पर्सन पे आ जाए जो HUF की है, तो बहुत ही ईजी है। HUF इंडिया का रेजिडेंट तब माना जाएगा, कोई भी फर्म या AOP इंडिया की रेजिडेंट तब माने जाएगी अगर उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली या होली इन इंडिया में है। यानी कि अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर इंडिया में है तो उस केस में आपको HUF को, फर्म को और AOP को इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। इजी भाषा में समझने के लिए हम मूव करेंगे PPT पे। PPT क्या कहती है, दैट आ जाइए आप सेक्शन 6 सबसेक्शन 9 पे जो HUF के रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करता है। पहला टेस्ट क्या है, कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है। अगर आंसर येस है तो आप कि जो HUF है वो रेजिडेंट है, अगर आंसर नो है तो आप नॉन रेजिडेंट हैं। क्योंकि HUF जो है अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है तो उस केस में वो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में जाएगी। और अगर आप एक बार रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल कर गए तो आगे अगर आप जानना चाहते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का स्टेटस तो आपको कर्ता का स्टेटस जो है वो देखना पड़ेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 6 सबसेक्शन 10 पे जो कंपनी की बात करता है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 10 कहता है इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट ही मानी जाएगी। अगर इंडियन कंपनी नहीं है तो किसी कंपनी का अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी कि पोएम इंडिया में है तो हम उसको रेजिडेंट ऑफ इंडिया मानेंगे। और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन दे दी गई है, means a place where key management and commercial decision necessary for the conduct of business of company as a whole are in substance made। यानी कि प्लेस जहां पर की मैनेजरियल डिसीजंस लिए जाते हैं वो अगर इंडिया में है तो भी हम उसको प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया मान के कंपनी को रेजिडेंट की कैटेगरी में डाल देंगे। अब उसके बाद हम मूव करते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 11 पे जो कि फर्म AOP BOI की बात करता है। अगेन टेस्ट क्या है, फर्म के केस में, AOP के केस में, BOI के केस में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो आप रेजिडेंट हैं, यानी आपकी फर्म AOP BOI रेजिडेंट है। अगर नहीं तो आपकी फर्म AOP BOI नॉन रेजिडेंट है। और इन केसेस में सिर्फ और सिर्फ जो रेजिडेंट जो कैटेगरी है, ठीक है, और जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैटेगरी है और जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैटेगरी है वो सिर्फ दो पर्सन्स के केस में है, इंडिविजुअल और HUF के केस में। फर्म AOP BOI और कंपनी हमेशा या तो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी, वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होती। अब जो ये हम वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो इसका क्या फंडा है, इसका फंडा ये है कि वंस आपने डिटरमाइन कर लिया, मान लीजिए एक बार आप डिटरमाइन कर चुके हैं कि जो इंडिविजुअल है या HUF है उसकी कैटेगरी रेजिडेंट है, तो अब आपने डिटरमाइन करना है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगराइजेशन करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कई इनकम है जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होंगी और कई इनकम है जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होंगी, तो उस केस में हमें ये कैटेगराइजेशन करनी जरूरी है। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF के लिए कंडीशन है कि अगर आप पिछले 10 सालों में जिस करंट टैक्स ईयर की बात कर रहे हैं उससे पीछे 10 इयर्स में आप किन्हीं 2 सालों में एटलीस्ट 2 इयर्स में आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। एंड
पिछले 7 सालों में आपका स्टे इंडिया में 730 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं, बोथ कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं, बीइंग अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, बीइंग अ एचयूएफ, तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में चले जाते हैं। और अगर आप इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं या दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या थी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम, जो इंडिया में 120 डे से ज्यादा रहा है, उस केस में वो हमेशा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में ही फॉल करेगा। और तीसरी कंडीशन है इंडिया का सिटीजन यानी सिटीजन ऑफ इंडिया जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 में डीम्ड रेजिडेंट है, वो भी हमेशा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में ही फॉल करेगा। तो ये जो हमने पीपीटी से पढ़ा है ये सब कुछ आपको एक्ट में ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 13 कहता है पर्सन इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक पर्सन रेजिडेंट होगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ होने के नाते नॉन रेजिडेंट है इंडिया में इन 9 आउट ऑफ 10 टैक्स ईयर्स। अब यहाँ पे जो नेगेटिवली इसको लिखा गया है, नेगेटिवली मतलब यहाँ पे बात की गई है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा अगर वो नॉन रेजिडेंट है इंडिया में 9 साल, यानी कि वो सिर्फ 1 साल ही इंडिया में रहा है, 1 साल ही इंडिया में रिजाइड करा है। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा, जब वो 2 साल मिनिमम, एटलीस्ट 2 साल इंडिया में रहा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, इन इंडिया क्यूमुलेटिवली फॉर 729 डेज और लेस इन 7 टैक्स ईयर प्रोसीडिंग दैट ईयर। तो इस सेक्शन को पढ़ने के दो तरीके हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो और यूज किया गया है, और इसलिए यूज किया गया है क्योंकि अगर इन दोनों में से आप एक भी में फॉल कर रहे हैं तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट चले जाएंगे। लेकिन जब जब हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करते हैं, जैसे हमने पीपीटी में पढ़ा है, जब हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात कर रहे हैं तो दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड यूज किया जाएगा वो एंड यूज किया जाएगा। 2 साल आप पिछले 10 सालों में इंडिया में रहे होने चाहिए और आप मिनिमम 730 डेज पिछले 7 सालों में इंडिया में रेजिडेंट होने चाहिए। उस केस में ही आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेंगे, नहीं तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। तो छोटी सी प्रोविजन है सेक्शन 6 सब सेक्शन 14 जो ये कहती है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मीन द इनकम विच अक्रू और अराइजेज आउटसाइड इंडिया except income derived from a business controlled in a profession set up in India and which is not deemed to accrue or arise in India। तो फॉरेन सोर्स इनकम की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसी इनकम जो आउटसाइड इंडिया अक्रू हो रही है, लेकिन उसमें हम वो वाली इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे जो ऐसे बिजनेस से आ रही है, जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है या ऐसा प्रोफेशन जो इंडिया में सेटअप है। तो इनकम अक्रू और अराइजेज आउटसाइड इंडिया भी फॉरेन सोर्सेज इनकम में इंक्लूड होगी, और ये फॉरेन सोर्सेज इनकम हमारी 15 लाख की लिमिट कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड नहीं करनी है। एंड विच इज नॉट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये सेक्शन 6 सब सेक्शन 14 कह रहा है। तो इसी तरह इस चैप्टर को आगे कंटिन्यूएशन में हम रखेंगे और जिसमें हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ेंगे, जिसमें तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग विद श्रीजी टैक्स सॉल्यूशंस। नमस्कार।